Hello, dear viewers. I am Harish Saroha, and today I will discuss about the वैदिक एज। आज का जो ये डिस्कोर्स है इसमें मैं वैदिक काल के बारे में आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगा, क्योंकि वैदिक काल प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही अहम, एक बहुत ही प्राइम, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। और लगभग सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप कोई भी पीसीएस, बैंकिंग या रेलवे, पीटेट, सीटेट, एचटेट, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जर्नल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और जर्नल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वैदिक काल के टॉपिक से हमेशा 2 से लेकर 5 तक क्वेश्चन ऑलवेज पूछे जाते हैं। तो उसी के बारे में आज मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है। इतिहास को पढ़ने का, इतिहास को समझने का, इतिहास पर चिंतन मंथन करने का एक अहम तरीका ये है कि उसका सबसे पहले हम टाइम पीरियड पे फोकस करें, बिकॉज हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ ट्रिपल पी। यानी पहला हम उसका पीरियड क्या है उस पे हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम जब भी कोई बुक उठाते हैं तो सबसे पहले उसका प्रीफेस देखते हैं, फिर उसका जो शेड्यूल देखते हैं कि इसकी विषय सूची क्या है। लाइक दिस, जब भी हम हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ें तो सबसे पहले उसको हम क्लासीफाई कर लें कि इसका हेड क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का पीरियड क्या है, टॉपिक में कौन कौन से प्लेसेस दिए गए हैं। जैसे हिस्ट्री में हम स्टडी क्या करते हैं, ट्रिपल पी को। पहला उसका पीरियड क्या है, प्लेस कौन कौन से डिस्कस हो रहे हैं और किन पर्सनैलिटीज़ के बारे में। तो आज का ये टॉपिक बुनियादी तौर पर जो मैं आज आपके सामने चर्चा करूँगा, डिस्कस करूँगा, वो है कि वैदिक एज। वैदिक एज का जो टाइम है वो 1500 से लेकर 600 बीसी तक है, और इसको 2 भागों में डिवाइड किया है इतिहासकारों ने, समझने की दृष्टि से या थोड़ा सा सुविधा की दृष्टि से। 1500 से लेकर जो 1000 बीसी तक का जो टाइम है वो उन्होंने ऋग्वैदिक काल को दिया है, और जो दूसरा 1000 बीसी से 600 तक का टाइम वो उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 600 बीसी का टाइम है, ये वो काल है, ये वह काल है जो कि ऋग्वैदिक काल के लिटरेचर के आधार पर इसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जो है डिस्कशन इतिहासकारों ने किया। यानी ऋग्वेद जो है वो भारत का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा है। और इससे हमें पता चलता है कि ऋग्वेद काल का जो आर्थिक व्यवस्था है बुनियादी तौर पर गाय पर आधारित है। हालांकि उस टाइम घोड़ा भी है, घोड़ा भी एक बहुत उपयोगी पशु है जिसको आर्य लोग रथों में प्रयोग करते थे। इसके अलावा और कई पशुओं का, कई तरह के जो है सब्जियों का, कई तरह के मेटल जैसे चांदी का भी उल्लेख मिलता है, लोहे का भी उल्लेख मिलता है। और ये जो सभ्यता है वैदिक सिविलाइजेशन, ये पूरी की पूरी आयरन एज है। कई तरह के इसमें जो है ऋग्वैदिक एज में, जैसे ऋग्वेद में कई तरह के जो व्यवसायी है उनका भी उल्लेख मिलता है, जैसे बढ़ई है, रथकार है, बुनकर है, चर्मकार है, कुम्हार है, इन सब का उल्लेख मिलता है। अगर बात करें ऋग्वेद काल के सामाजिक जीवन की, तो समाज बुनियादी तौर पर क्या है, पैटार्किकल समाज है, पैटार्की है। यहाँ पे पैटार्की यानी पितर सत्तात्मक, यानी फादर वाज द मास्टर ऑफ द फैमिली, फादर इज द ऑनर ऑफ द फैमिली। उसके डिसीजन जब हम कई वेदों में, कई ग्रंथों में, कई ब्राह्मण ग्रंथों में जब उल्लेख मिलता है तो कई बार हमें बड़ा आश्चर्य से सोचना पड़ता है कि क्या पिता के पास इतने अधिकार थे। सामाजिक व्यवस्था पूरी की पूरी क्या है, पितर सत्तात्मक है। सामाजिक जो विभाजन कर्म के आधार पर है ऋग्वेद काल में, बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसा कोई उल्लेख यहाँ पे नहीं मिला। जीवन भर भी कुछ महिलाएं अविवाहित रहती है जिनको अमाजू कहा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था की अगर ऋग्वैदिक काल की हम बात करें तो यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था बड़ी सहज है, सरल है, कबीलाई है, कबीलाई स्ट्रक्चर है सारे का सारा।
ट्राइबल कल्चर है। तो ऋग्वैदिक काल का जो पहला फेज है वैदिक एज का, उसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं, जो 1000 से लेकर लगभग 600 BC तक है। यहाँ पर जो सारे कबीले का जो अध्यक्ष है या सारे कबीले का जो हेड है उसको जन कहा जाता है। कबीले का जो राजा है उसको राजन भी बोलते हैं। छोटी छोटी समितियां जैसे सभा है, समिति है, विदत है, इनका उल्लेख भी मिलता है, जो कि पूरी प्रजा पर नियंत्रण, परिवारों के समूह को ग्राम, ग्राम के प्रधान को कई बार प्रधान, ग्रामीणी आदि भी कहा जाता है। और आर्यों की अगर हम भाषा की बात करें, आर्यों की अगर हम लैंग्वेज की बात करें, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है। यहाँ की अगर हम धार्मिक रिलीजियस स्ट्रक्चर की बात करें तो ऋग्वेद काल में इंद्र महत्वपूर्ण देवता है। ऋग्वेद में इसको पुरंदर कहा गया है, किलों को तोड़ने वाला। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण देवता है वो है अग्नि। तीसरा जो है वरुण है। तो ये ऋग्वेद काल में ये पूरे का पूरा वरुण उसको कहा जाता है जो नैतिकता का स्वामी था, जो रिचुअल्स को कंट्रोल करता था। और जो उपासना पूजा पद्धति थी वो स्तुति द्वारा की जाती है, पूजा पाठ के द्वारा की जाती है, मंत्र पढ़े जाते हैं। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो पवित्र नदी है वो सरस्वती को, इसको नदी तमा भी कहा गया। इस प्रकार ऋग्वेद काल के जो प्रमुख देवता जैसे इंद्र है, युद्ध का देवता है, अग्नि है, देवता और मनुष्यों के बीच का मध्यस्थ है ये, वरुण समुद्र का देवता है, और पूरी की पूरी धरती को, विश्व को ये रेगुलेट करता है। तो इस प्रकार बुनियादी तौर पर अगर हम माने तो एक तरह का वैदिक जो कल्चर है, वैदिक जो काल है, इसमें कई देवता जैसे सोम देवता है, अश्विन है, पुषण है। तो ऋग्वैदिक काल का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो गाय पर आधारित है, लोह युगिन है। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था बड़ी सिंपल सरल है। तो इस जो वीडियो में मैं ऋग्वैदिक काल को ही फोकस करूँगा, क्योंकि ऋग्वैदिक काल को कितना ही ब्रीफ में कर लें फिर भी 10 to 15 मिनट इसमें लग ही जाता है। तो समय के अभाव के कारण इस जो वीडियो में मैं सिर्फ ऋग्वेद काल को मैं डिस्कस करूंगा। मैंने अपने डिस्कशंस में आपको बताया कि मैं बुनियादी तौर पर जो बात कर रहा हूं आपसे वो यही बात कर रहा हूं कि जो मैंने वैदिक काल को डिस्कशन करने की आज चेष्टा की है, प्रयास किया है। और ऋग्वैदिक काल को डिस्कशन करने के दौरान मैंने आपको बताया कि पूरे वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से 600 BC तक, ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से 1000 BC तक माना जाता है। इसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ में इसकी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था के बारे में बताया। मैंने इतिहास के बारे में बताया कि प्री हिस्ट्री वो होती है जिसके लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलते, आद्य इतिहास वो होता है जिसके लिखित साक्ष्य मिल जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके, इतिहास वो हो जाता है जिसके लिखित साक्ष्य मिलते भी है, पढ़े भी जाते हैं, और वो घटनाएं पूरे के पूरे किसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तंत्र को प्रभावित करते हैं। उन्हीं घटनाओं को हम इतिहास में शामिल करते हैं, हिस्ट्री में शामिल करते हैं। जैसे हमने पानीपत की फर्स्ट बैटल को शामिल किया, पानीपत की सेकंड बैटल को शामिल किया, पानीपत की थर्ड बैटल को शामिल किया इतिहास में। इतिहास में हमने तराइन के पहले युद्ध को शामिल किया, तराइन के दूसरे युद्ध को शामिल किया, तराइन के तीसरे युद्ध को। तो इसमें मैं जो बुनियादी तौर पर आपको कुछ चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि इतिहास पढ़ना एक बहुत ज़रूरी काम हो जाता है किसी भी सिटीजन्स के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने ऋग्वेद पे फोकस किया था और मैंने एग्जाम्पल्स दे देकर आपको जो है चीज़ों को समझाने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे हेल्दी वेल्दी होंगे और खुशी से आप लर्निंग प्रोसेस में आप ज़रूर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। सभी का मैं फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी का थैंक यू। और मैं गुजारिश करूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जितना हो सके आप शेयर करें इसको, क्योंकि ये तो एक इंटरनेशनल प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से हम आपसे बड़े खुशी मिल सकते हैं और बड़े ही न्यूट्रल वे में भी आपसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अगेन।